डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डोबेरेनर ट्राइड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से डोबेरेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने तीन तीन एटम का पेयर बनाया था। इसीलिए उसको हम ट्राइड कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ग्रुप में जो हैं वो 3 एलिमेंट होते हैं। उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में इस तरीके से अरेंज किया था कि जो मिडल वाले एटम का एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। और हमने काफ़ी सारे ग्रुपीज़ में हमने चेक भी किया कि कौन कौन से जो पेयर हैं वो आपके डोबेरेनर के ट्रेड को फॉर्म करते हैं और कौन कौन से फॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम इसमें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट डोबेरेनर के बाद जो साइंटिस्ट थे हमारे न्यूलैंड्स, उन्होंने भी अपना एक लॉ दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी कि उन्होंने, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, ऑक्टेव्स का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका 8। तो हमने देखा था कि जो ट्राइड होता है, ट्राइड का मीनिंग होता है कि दैट इज़ द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक साइंटिस्ट हैं, कौन से साइंटिस्ट, न्यूलैंड्स, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी कि उन्होंने 8 एटम्स को, 8 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया था। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन पे न्यूलैंड्स साइंटिस्ट ने अपना एक नियम बनाया जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं, या हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, अष्टक का सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं। तो ऑक्टेव का मतलब होता है 8, यानी कि इसमें एक ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें एक ग्रुप में 8 एलिमेंट होंगे। और इसका मतलब एक ग्रुप में जो 8 एलिमेंट हैं हमारे हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होनी चाहिए, उन सब की प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। The attempts of Dobereiner, the attempts of Dobereiner encourage other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged known elements in order of increasing atomic masses. तो जैसे जैसे डोबेरेनर ने जो है सबसे पहले एटम्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। उन्होंने 3 एटम्स का एक पेयर बनाया था कि सच दैट मास ऑफ द मिडल एटम इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड 3। इसके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है किस तरीके से एटम्स को अरेंज करना शुरू किया, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मासेस के ऑर्डर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर पे जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। इसी कोशिश में 1866 में एक साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, उन्होंने, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अरेंज्ड द नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो जिस तरीके से डोबेरेनर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, उसी तरीके से जो जॉन न्यूलैंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की। पहले जो एटम आएगा वो कम एटॉमिक मास का आएगा, उसके बाद जो एटम आएगा वो ज़्यादा एटॉमिक मास का आएगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे उसको अरेंज करने की कोशिश की। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन। तो उन्होंने कौन से एटम से स्टार्ट किया, तो सबसे पहला जो एटम था जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था वो था आपका हाइड्रोजन, एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। और उन्होंने 56th एलिमेंट जो था उस पे थोरियम, उस पे, तो उन्होंने जो स्टार्ट किया वो किससे स्टार्ट किया, उन्होंने जो है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो, उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, सबसे कम होता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और कहाँ तक कंटिन्यू किया, उन्होंने थोरियम तक कंटिन्यू किया, जिसका नंबर जो होता है वो 56 होता है। थोरियम का जो नंबर होता है वो 56 होता है। तो इस तरीके से उन्होंने, क्योंकि उस टाइम तक जो हमारे एलिमेंट्स नोन थे वो सिर्फ कहाँ तक थे, थोरियम तक ही उनको एलिमेंट्स की जानकारी थी। तो जो हमारे न्यूलैंड्स
जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे करने की कोशिश की। तो उन्होंने स्टार्ट जो किया वो हाइड्रोजन एटम से किया, क्योंकि उसका मास सबसे कम होता है। और ख़त्म जो किया, जो उनका लास्ट एटम था वो कौन सा था, वो थोरियम था, जो कि 56th एलिमेंट है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या खोज की, ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो उन्होंने क्या पाया कि जो 8वां एलिमेंट है, हर ग्रुप में जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी पहले एटम के जैसी होती है। यानी कि पहला एटम, ठीक है, उसके बाद जो 8वां एटम आएगा, उसके बाद जो फिर 16वां एटम आएगा, इस तरीके से उन्होंने सीरीज कर दी गई। इसके बाद जो 24 एटम्स आएगा, यानी कि 8 के गैप पे जो भी आपके एटम्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। यानी कि पहले एटम की और 8वें एटम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। इसी तरीके से इन वाले की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, इसी तरीके से इन वाले की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। इसीलिए इन्होंने यही बताया कि जो पहले एटम की और 8वें एटम की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की सेम होती है। तो इन्होंने इस तरीके से रखा फिर इसको कि अगर हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएं तो ये पहला एटम, ये 8वां एटम, फिर ये 16वां एटम, फिर ये 24 एटम। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले एटम की, फिर 8वें एटम की, फिर उससे नेक्स्ट 8वें एटम की, फिर उससे नेक्स्ट 8वें एटम की। तो सबकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। इसीलिए इस वाले लॉ को क्या कहा गया, उनके द्वारा दिए गए लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। यानी कि इसमें पहले एटम और 8वें एटम की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। इन न्यूलैंड्स octaves, the properties of lithium and sodium was found to be the same. Sodium is the 8th element after the lithium. Similarly, तो यहाँ पे इस तरीके से पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव्स दिए हैं टेबल 5.3 में। तो टेबल 5.3 ये है हमारे पास। तो ये हमारे न्यूलैंड का ऑक्टेव है, दिस इज़ द न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो ये हमारा न्यूलैंड का ऑक्टेव है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे पहला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद ये। तो अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो नंबर 1 पे है और फ्लोरीन जो है वो नंबर 8 पे है। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 11 12। तो इन सब में भी कितने कितने का गैप है, इन सब में भी जो है आपका 7 का गैप है। तो इस तरीके से इन सब की प्रॉपर्टी जो होगी, पहले एटम की और 8वें एटम की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। जैसे कि अगर हम इसकी देखें, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, हम जैसे लिथियम की देख रहे हैं, तो अगर हम लिथियम की चेक करें कि मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है किसके साथ होगी, जैसे यहाँ पे हम लिथियम की देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर होगी, वो आपकी लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर होगी, सोडियम के बराबर होगी। तो ऐसे ही अगर हम देखें किसी भी ग्रुप में, अगर हम चेक करके देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर होगी, कैल्शियम के सिमिलर होगी। इसी तरीके से हम किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या बताया कि जो फर्स्ट एटम है उसकी प्रॉपर्टी जो है 8th एटम के बराबर होती है, ठीक है। जैसे हमने अभी इसमें देखा कि अगर हम यहाँ पे कार्बन के लिए चेक करें, ठीक है, तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर सिमिलर होगी, सिलिकॉन के। तो फर्स्ट एटम की और 8th एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो वो सारे न्यूलैंड्स ने जो है एक ग्रुप में अरेंज किए। तो ये वाला, इस वाले ग्रुप में पहला ये ग्रुप है उसमें अरेंज किया। तो यानी कि इसमें जितने भी एटम रखे गए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकिल और ब्रोमियम, तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, रुबीडियम, तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरीके से इस वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम है। और इसी तरीके से इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है। इस तरीके से अगर हम देखें कॉपर, सिलिकॉन, ट्रीटियम, लैंथियम, जर्मेनियम, तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। और अगर हम लास्ट वाले में देखें ऑक्सीजन, सल्फर, फेरस, सेलेनियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। तो ये जो था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था कि एवरी फर्स्ट एटम, तो ये उन्होंने बताया था कि एवरी फर्स्ट एटम हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ 8th एटम, की फर्स्ट एटम की और 8th एटम की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सिमिलर होती है। और हमने इसको कैसी ऑर्डर में अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है। तो जैसे हमारे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो इस तरीके से भी हमने इसको अरेंज किया है। म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं उनके बेसिस पे भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस भी थी। इसमें हमारी न्यूलैंड्स ने जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, न्यूलैंड का जो न्यूलैंड्स ने जो अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसमें जो था बहुत सारी लिमिटेशन निकली बाद में। तो उसमें क्या लिमिटेशन निकली, सबसे पहले हम देखते हैं। इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेसिस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये हमारा सिर्फ कैल्शियम तक ही ये हमारा जस्टिफाई हो पाया। इसके बाद जैसे इस वाले ग्रुप में हम देखें, यानी कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के बराबर थी और मैग्नीशियम की जो थी कैल्शियम के बराबर थी। तो यहीं तक ही जो है ये जो लॉ है हमारा ये फुलफिल हो पाया। इसके बाद जो है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके साथ में मैच नहीं करती। तो कैल्शियम तक ही ये हमारा लागू हो पाया था, कैल्शियम तक ही ये हमारा एप्लीकेबल हो पाया था। इसके बाद हर जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप में दिए गए एलिमेंट के साथ में मैच नहीं होती, केवल ये कैल्शियम तक ही हमारा एप्लीकेबल होता है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। इसके बाद सेकंड लिमिटेशन थी, इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर। तो न्यूलैंड ने को ये लगा था कि न्यूलैंड ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सिर्फ हमारे कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे एग्जिस्टिंग इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो न्यूलैंड को ऐसे लगता था कि अभी जो है वो 56 एलिमेंट है तो 56 एलिमेंट ही रहेंगे और फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा। उसको न्यूलैंड्स को ये लगता था कि 56 एलिमेंट हैं और उस टाइम पे क्योंकि 56 एलिमेंट ही थे, हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया था और थोरियम 56 तक उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो उनको ये लगता था कि नए एलिमेंट की खोज नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में बहुत सारे नए एलिमेंट्स को जो है उनको डिस्कवर किया गया और जिनकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से मैच नहीं करती थी। इसके बाद जो थर्ड लिमिटेशन है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल Newlands adjusted 2 elements in the same slot, but also put some unlike element under the same note. तो उन्होंने कुछ क्या किया कि कुछ वाले ग्रुप में तो दो एलिमेंट को एक साथ डाल दिया और कुछ वाले एलिमेंट में जिनको एक साथ होना चाहिए था उनको अलग अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट और निकिल दोनों को जो है वो एक ही जगह पे रखा गया है and these are placed in the same column as the fluorine, chlorine, bromine which have the different properties. तो इसमें क्या बताया गया है कि और इसमें क्या कमी निकली थी कि यहाँ पे जो आपका कोबाल्ट और निकिल है, कोबाल्ट और निकिल को दोनों को एक ही ग्रुप में डाला गया है और
इनको जिस ग्रुप में डाला गया है उसमें और कौन कौन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। यानी कि फिर बाद में ये पता चला कि ये जो कोबाल्ट और निकिल है इनकी तो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में मैच नहीं करती। इसका मतलब ये जो कोबाल्ट और निकिल है इसको इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए था, तो इसको इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए था। तो ये इसमें एक लिमिटेशन थी कि कोबाल्ट और निकिल दोनों को जो है फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है और इनकी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप के बाकी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ भी मैच नहीं होती, फ्लोरीन के साथ भी मैच नहीं होती, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ किसी के साथ भी इनकी प्रॉपर्टी जो है मैच नहीं होती। और नेक्स्ट जो इसमें लिमिटेशन है, नेक्स्ट लिमिटेशन इसमें जो दी गई है, द आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकिल इन द प्रॉपर्टीज एंड हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। और फिर नेक्स्ट इसमें दिया गया है यहाँ पे कि जो फेरस है यानी कि जो आयरन है, ये जो आयरन है इसको जो है इस ग्रुप में रखा गया है, लेकिन इस आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मैच होती है, इसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकिल के साथ में मैच होती है। तो इन तीनों को एक ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन इन तीनों को जो है वो अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस, ठीक है। तो पहली लिमिटेशंस हमने देखी कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया, उसके बाद जो बड़े बड़े एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके साथ मैच नहीं कर पाई। उसके बाद सेकंड हमने देखा तो न्यूलैंड ने ये बताया कि उस टाइम पे जो 56 एलिमेंट थे वही 56 एलिमेंट थे, तो न्यूलैंड को ये लगता था कि किसी भी नए एलिमेंट की खोज नहीं की जाएगी, तो इसीलिए बाद में बहुत सारे एलिमेंट की खोज की गई जिनकी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से फिट नहीं होती थी। फिर हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया गया। फिर हमने देखा कि कोबाल्ट और निकिल को जो है यहाँ पे कि जो हमारा कोबाल्ट और निकिल है उसको पहले ग्रुप में रख दिया गया, इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप में रख दिया गया, जबकि इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं होती। और इसके अलावा जो आयरन की प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकिल के साथ में मैच होती है, लेकिन इनको अलग अलग रख दिया गया, इनको भी एक साथ एक ही ग्रुप में होना चाहिए था। और विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम्स इररेलेवेंट। तो जैसे जैसे नोबल गैसेज की खोज हुई, नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं आपकी, हीलियम, आर्गन, नियॉन, तो ये सारी आपकी नोबल गैसेस होती हैं। तो जैसे जैसे नोबल गैसेस की खोज की गई तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये इररेलेवेंट हो गया, तो इसका कोई भी रिलेशन इनसे नहीं बना। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो जो न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो केवल लाइटर एलिमेंट के साथ में ही एप्लीकेबल हो पाया, हैवियर एटम के साथ में वो नहीं हो पाया। तो फिर इसमें तो हमने देखा कि कल हमने डोबे रेनर के ट्राइड्स के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने 3-3 एटम्स को अरेंज करके पेयर बनाए थे। फिर हमने आज देखा कि न्यूलैंड्स ने जो है इस तरीके से एटम्स को अरेंज किया, 56 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थोरियम तक उन्होंने अरेंज किया कि फर्स्ट एटम की और 8th एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। और इसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबे रेनर क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका होम असाइनमेंट है, सभी स्टूडेंट मुझे ये 3 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करके चेक करवाएंगे। थैंक यू।